डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग ट्यूटर। और आज हम कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे, कोशिश करेंगे पूरा अच्छे से पढ़ेंगे एंड वी गोना अंडरस्टैंड। ओवरव्यू। The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production that we do through a story of a hypothetical village called as Palampur. हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता, हमने उसको अपने ख्वाबों में बनाया है कि किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज बनाया जिसका नाम है पालमपुर। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द विलेज पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale. So अगर पूछी जाए that what are the activities which are being, list some activities which are being performed in the village Palampur. नंबर 1 पे आएगा फार्मिंग, नंबर 2 में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो आपको उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज चाहिए। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर एनीथिंग विच फुलफिल्स आवर ह्यूमन नीड्स। सो अब मैं फार्मिंग कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, डेयरी कर रही हूँ, ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए आई नीड रिसोर्सेज। फार्मिंग के लिए आई नीड सीड्स, आई नीड लैंड, आई नीड वाटर, आई नीड लेबर एंड देयर आर मेनी अदर रिसोर्सेज. For transport, I need my vehicle, I need good roads so that I can transport the materials from one place to another. For manufacturing, I need the raw materials, I need the building, I need the machines, all these things. So हर एक चीज़ में रिसोर्सेज आपके दो टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। ठीक है, मैन मेड आइटम्स या आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज भी आप इनको कह सकते हो। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। सभी वो बता रहे हैं कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड, मतलब कि ट्रांसपोर्ट अच्छी है, रोड्स अच्छे बने हुए हैं। वेल कनेक्टेड का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरी आइसोलेटेड विलेजेस हैं, वो टाउन से भी कनेक्टेड है और नेबरिंग विलेजेस से भी कनेक्टेड है। रायगंज अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, मतलब कि आसपास के विलेजेस भी ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स जस्ट इन अ रेडियस फ्रॉम 3 किलोमीटर्स। और रायगंज एक बहुत बड़ा विलेज है जो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town Shahpur. Now what is the meaning of all weather road? all weather road जो हर एक सीज़न में, हर एक वेदर में यूज़ की जाती है। कुछ रोड्स होते हैं जो मे बी आपकी अगर स्नो पड़ती है तो स्नो के टाइम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो पूरी भर जाती है। बारिश आती है तो बारिश से पूरी वो रोड ब्लॉक हो जाती है, या एनी टाइप ऑफ एन XYZ सिचुएशन आती है, देन यू आर नॉट एबल टू यूज़ दैट रोड। लेकिन इन दिस केस ऐसा नहीं है, इट इज़ एन ऑल वेदर रोड। ऑल वेदर रोड मतलब कभी भी आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हो ईयर में। सो दैट मी, और वो क्या कह रहे हैं कि एक छोटे विलेज से भी कनेक्टेड है, एक बड़े विलेज से भी कनेक्टेड है, टाउन से भी कनेक्टेड है। सो इस इतनी लाइन से जो अभी हमने पढ़ा, इससे वी कैन एक्सट्रैक्ट इतना चीज़ कि पालमपुर has well transportation facilities and it is also well connected with other villages in case कोई लेन देन का काम होता है इन villages के अंदर। Many kinds of transports are visible on this road starting from bullock carts. So अभी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब रोड है तो रोड के साथ ही आप लिंक कर सकते हो। रोड है तो भैया ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट कौन कौन सी दिखेगी? जब आप एक क्या बोलते हैं विलेज में जाओगे, क्या आपको कार्स दिखेंगी? क्या आपको मर्सिडीज दिखेंगी? नो, आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको बुलक कार्ट्स दिखेंगे, आपको टोंगास दिखेंगे, आपको बगियाँ बोलते हैं इनको, बगियाँ दिखेंगी, आपको कुछ ऑटोज़ भी दिख सकते हैं, या कोई रिक्शा जो होते हैं जिसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ लगती है, वो वाले रिक्शा। लोडेड विद जैगरी, जिसको गुड़ भी बोलते हैं, अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। सो ऐसा नहीं है कि इसमें पूरी कन्वेंशन बिल्कुल ही एक पुराने टाइप का सेटअप बनाया हुआ है इस विलेज में। ये इट इज़ ऑल्सो वेल कनेक्टेड विद योर नेबरिंग विलेजेस, मतलब कि आइसोलेटेड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी बनी हुई है इधर, ऑल वेदर रोड्स आर अवेलेबल। फिर हम डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्ट्स देखते हैं, फ्रॉम गोइंग टू कन्वेंशन मीन्स पुराने से लेके नए तक भी आप
इनमें ट्रांसपोर्ट देख सकते हो, जैसे कि टोंगास, बुलक कार्ट्स वगैरह दिख गए, और आपको मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स भी दिखेंगे। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। क्वेश्चन आ सकता है, how many families does the village Palampur has? So the answer is the Palampur has 450 families belonging to several different castes. तो अब ऐसा भी नहीं है कि भाई एक ऐसा विलेज है जिसमें सिर्फ ब्राह्मण रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ क्षत्रिय रह रहे हैं, जिसमें सिर्फ दलित्स रह रहे हैं। सो ऐसा नहीं है। दैट मीन्स 450 फैमिलीज हैं और 450 फैमिलीज में से डिफरेंट कास्ट के भी आपके लोग मिलजुल के रह रहे हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज, कितने अपर कास्ट फैमिलीज है? 80 अपर क्लास फैमिलीज owns the majority of the land in the village। क्योंकि अब कह रहे हैं अपर कास्ट में जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जो थोड़े एजुकेटेड भी कहीं ना कहीं कह सकते हो आप। सो डेफिनेटली उनके पास ज़्यादा पैसा है तो नेचुरली उनके पास ज़्यादा लैंड भी है। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज एंड आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट एंड प्लास्टरिंग। सो अब आपको विलेजेस में जो है, टाउन्स में आपको फिर भी एक सीमेंट वाले घर दिखेंगे, ब्रिक वाले घर दिखेंगे, लेकिन आपको विलेजेस में दिखना मुश्किल है। और ये ब्रिक्स वाले घर जिसमें सीमेंट, प्लास्टरिंग वगैरह सब लगी हुई है, वो किसके घर हैं? वो 80 अपर कास्ट फैमिलीज के हैं जो बहुत ज़्यादा लैंड भी ओन करते हैं। द SCs और द शेड्यूल्ड कास्ट which are also known as the Dalits comprise of about 1/3 of the population and live in one corner of the village। तो अभी वो क्या कह रहे हैं कि दलित्स जो होते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि बहुत सारी एक साथ कम्युनिटी रह रही है ना, बहुत सारी कम्युनिटीज आपकी एक साथ रह रही हैं और इसलिए इसमें 80 अपर कास्ट है। बाइफर्केशन ऐसे कि 80 अपर कास्ट पीपल है और 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन बनाती है आपकी SCs। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो मतलब कि 150 फैमिलीज जो हैं वो आपकी दलित्स हैं और 150 फैमिलीज जो हैं वो एक कोने में रहती हैं विलेज के। मतलब कि क्योंकि अब इसमें भी अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम इन्होंने डाल दिया है, क्योंकि विलेज है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है लेकिन मेंटालिटी लोगों की वही रहती है। सो इसलिए 150 जो SCs हैं, दलित्स हैं, वो जो है एक छोटे से कोने में विलेज के रहते हैं। एंड दे हैव मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड। उनके पास बहुत ज़्यादा छोटे घर बने रहते हैं जो या तो आपके मड के या स्ट्रॉज के बने रहते हैं। स्ट्रॉज वो जिससे पानी पीते हो वो वाले स्ट्रॉज नहीं, लेकिन स्ट्रॉज वो इधर कंटेक्स्ट में बोला गया है जिससे जो ग्रास टाइप से नहीं होती लंबी, उसको हम स्ट्रॉज बोलते हैं। तो स्ट्रॉज और मड का बना हुआ है। सो यू कैन डिफ्रेंशिएट अपर कास्ट फैमिलीज और लोअर कास्ट फैमिलीज में या दलित्स के बीच में कितना उन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है। ये दलित्स इतने 150 हैं विच आर लाइक डबल ऑफ अपर कास्ट, वो इतने छोटे से जगह में रह रहे हैं, छोटे घर हैं। और जो अपर कास्ट फैमिलीज जो इनके दलित्स के बिल्कुल आधे हैं वो विलेज का सबसे ज़्यादा लैंड ओन कर रहे हैं, बड़े घर बनाए हुए हैं, वो भी ब्रिक्स और सीमेंट प्लास्टरिंग के। ठीक है। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, most of the houses have electric connections. Electricity powers all the tube wells in the fields and it is used in various types of small businesses. अब इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है, दैट मीन्स हैंड पंप्स वगैरह की भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन मीन्स कि कनेक्शन तो है ही आपके पास लेकिन वो ट्यूब वेल्स में भी यूज़ हो सकता है डिफरेंट फील्ड्स में। सो दैट मीन्स कि एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना भी कितना बड़ा एसेट है कि स्मॉल बिजनेसेस में लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, या फार्मर्स जो है उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो आपके पानी में देने में कितना हेल्प करे टू ड्रॉ वाटर। It is helping a lot, these electric connections. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. That means this village is also providing with the facility of education. क्या है? 2 प्राइमरी स्कूल्स, दैट मीन्स 6th क्लास के नीचे वाले स्कूल्स भी हैं, 2 स्कूल्स, और एक 6th क्लास से ऊपर वाले स्कूल्स भी हैं. Now this village is also really active in taking care of
health of the people. That means that it has one primary health center run by government and one private dispensary where the sick are treated, या प्राइवेट डिस्पेंसरी आप कह सकते हो जहाँ पे मेडिसिन वगैरह मिलती हैं. प्राइमरी हेल्थ के जैसे कोई बुखार वगैरह हो गया वो हो गया. प्राइवेट डिस्पेंसरी मतलब कि जैसे थोड़े ऑपरेशन हो गए, बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन हो गए, कुछ कट वट हो गया, बहुत बड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाना है, तो वो सब काम आपकी प्राइवेट डिस्पेंसरी में भी हो सकता है. अब मतलब कह सकते हो कि इन ऑल ये बहुत ही एक डेवलप्ड विलेज है, क्योंकि इसके पास कनेक्शंस भी है, रोड के, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, देन वी कैन सी पानी कितने अच्छे से आ रहा है, वी कैन सी एजुकेशन का भी ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है. सो बहुत अच्छे से ये पूरी विलेज जो है बनाई हुई है. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activities. अब जो villages हैं इंडिया में, across India, फार्मिंग, खेतीदारी जो है वो उनका वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो जो कैरी आउट करते हैं. क्योंकि अब छोटे छोटे फार्मर्स हैं, उनके पास 1-2 हेक्टेयर का लैंड रहता है, उसमें वो लोग अपनी फार्मिंग वगैरह करते कैरी आउट. ठीक है. और क्योंकि वही उनके बजट में काम फिट होता है, और इंडिया में अबाउट 70% ऑफ द पीपल हैव इंगेज देमसेल्व्स इनटू द फील्ड ऑफ फार्मिंग. और फार्मिंग में क्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस चाहिए. और वो प्रोड्यूस कहाँ से आएगा, जब मोर एंड मोर पीपल आर इंगेजिंग देमसेल्व्स इनटू द फील्ड ऑफ फार्मिंग. So more than 70% of the India's population has also devoted itself into the field of farming. So production activities referred as non-farm activities. और कुछ production activities भी होती हैं जिनको हम non-farm activities भी कहते हैं, जिसमें small manufacturing, ट्रांसपोर्ट, छोटी छोटी शॉप्स रखना जहाँ पे दूध वगैरह मिल जाता है. जब आप विलेजेस में जाते हो तो कोई बड़ी बड़ी, जैसे इधर मार्ट्स हमें दिखती है, इतनी बड़ी बड़ी बिग बाज़ार वगैरह होगी, ये सब थोड़ी ना होता है. छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, वहाँ पे वो अपना मतलब एक छोटा सा कमरा होता है, कमरा टाइप से होता है, जिसमें वो अपनी पूरी डेस्क वगैरह लगाते हैं, उसके अंदर दूध वगैरह बेचते हैं, या 10-20 रुपए के कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह बेचते हैं. ये सब उनका काम रहता है. वी शैल टेक अ लुक एट both of these types of activities after learning a few general things about production. अभी कुछ general things about production के बारे में पढ़ने के बाद we're gonna learn. The aim of production is to produce the goods and services that we want. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस मतलब कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करना, कुछ भी चीज़ को बनाना, उगाना. और हम प्रोड्यूस या उगाते कब हैं, किसी भी सर्विसेज क्यों उगाते हैं, जब हमें उस गुड्स को, उसकी मटेरियल को या उसकी सर्विसेज को जब हमें अवेल करना होता है. 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो किसी भी फील्ड में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी रहती हैं. सबसे पहला है लैंड, ज़मीन, और दूसरे अदर नेचुरल रिसोर्स, जैसे पानी हो गया, फॉरेस्ट हो गई, जिसको फॉरेस्ट को काट के आप ज़मीन लाते हो, मिनरल्स वगैरह हो गए. सो ये सब लैंड में आते हैं. अब जैसे मैं फार्मिंग कर रही हूँ, खेतीदारी कर रही हूँ, कोई XYZ बंदा है, आदित्य, अब आदित्य को फार्मिंग करनी है. सो फॉर फार्मिंग उसको क्या चाहिए होगा, वो बेचारे एक बहुत फार्मर है, उसके लिए उसको क्या चाहिए होगा, एक लैंड चाहिए होगा. वो लैंड कहाँ से आएगा, मे बी वो फॉरेस्ट को कट करके लैंड बनाएगा, मे बी वो अपने घर का जो थोड़ा सा बाहर करेगी उसको लैंड बनाएगा. अब उसको फार्मिंग करनी है, तो फार्मिंग तो तभी होगी ना जब सीड भिगोया जाएगा. और कहाँ भिगोया जाएगा सीड आपके लैंड में भिगोया जाएगा. सो दैट इज़ वाई द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर. अब ऐसा तो है नहीं कि आदित्य ऐसे बैठा हुआ है पीछे बस मज़े कर रहा है, आराम ले रहा है, नहीं. उसको क्या है, उसको काम भी करना पड़ेगा. कोई जैसे आदित्य एक हाइपोथेटिकल हमारा फार्मर है इधर. सो अब उस आदित्य को जो है काम भी तो करना पड़ेगा. ऐसे सुनने कि वो बैठा हुआ है पीछे बस और उसका काम हो रहा है. सो उस चीज़ों के लिए वी नीड लेबर भी या तो आप खुद एज लेबर प्रोवाइड करते हो, या आप आगे लोगों को हायर कर. जैसे आदित्य जो हमारा हाइपोथेटिकल फार्मर है, या तो वो खुद ही खेतीदारी कर रहा है, या उसने अपने अंडर बहुत सारे लोग रखे हुए हैं जो उसको हेल्प करें लेबर में. लेबर क्या होती है, लेबर आर द पीपल विच आर वर्किंग फॉर द प्रोडक्शन. जो लोग प्रोडक्शन के लिए, प्रोड्यूस के लिए, लाने के लिए वर्क कर रहे हैं, उसको हम लेबर बोलते हैं. These are the people who will perform the task or the work.
Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks, while other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो जहाँ पे वर्कर्स को मैनुअली काम करना पड़ता है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे वर्कर्स को एजुकेशन भी ज़रूरी होनी चाहिए कि कब इसको बंद करना है, कब इसको कैसे करना है, अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर कम करना है, कितना कम करना है. सो ऑल दीज थिंग्स. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ द फिजिकल कैपिटल. अब चलो भाई, आदित्य के पास ज़मीन हो गई, लेबर हो गया, लेकिन अब वो इनपुट्स कहाँ से लाएगा, लेकिन अब वो सामान कहाँ से लाएगा. उस सामान को क्या बोलते हैं? दैट सामान विच आर द सीड्स विच आर यू कैन से बिल्डिंग हो गई या जहाँ पे वो काम करेगा, या आप कह सकते हो उसका घर हो गया जहाँ पे वो सामान स्टोर करेगा. देन यू कैन से मशीन्स हो गई मे बी आगे जिससे वो सब चर्न आउट करेगा सामान को, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल. Physical capital are also known as the inputs which are required at various stages of production. Production के various stages में जो आपको सामान चाहिए है, input चाहिए, उसको भी हम physical capital बोलते हैं. Physical capital दो types में आगे divided रहती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल वो रहती है विच ऐसे इनपुट्स जो बहुत साल तक ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ हो सकते हैं. जैसे टूल्स, एक बार आपने यूज़ किए टूल्स तो उसको फेंक दिए क्या? नहीं, आप उसको और सालों के लिए भी यूज़ करोगे. मशीन्स, एक बार मशीन यूज़ की उसको फेंक दिया? नो, यू यूज़ इट फॉर ओवर एंड ओवर ईयर्स. बिल्डिंग्स, एक बार प्रोडक्शन किया फिर बिल्डिंग को क्या तोड़ दोगे? नहीं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सालों तक चलती रहती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर हेयर. सोफिस्टिकेटेड मशीन्स में जैसे जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर्स, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, ये सारा फिक्स्ड कैपिटल में आता है. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. वर्किंग कैपिटल मतलब जो आया और गया, आया और गया. जैसे अब आदित्य जो है, अब वो खेतीदारी कर रहा है, अब सीड्स उसके पास पहले आए, उसने उगाए, उसका प्रोड्यूस बना और उसने फिर आगे वो चले गए, तो सीड हो गया. फिर क्या हो गया? पैसा उसके पास थे, उसने पैसों से बहुत कुछ और चीज़ खरीदी, पैसे उसके पास थे, आए पैसे, फिर उसके पास आगे चले गए. वो वर्क करते रहे, वो बहुत फ्लेक्सिबल है, वो आगे से जैसे ही आते हैं वो आगे भी चले जाते हैं. फर्टिलाइजर्स वगैरह, ये सब चीज़ें आर एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. There is a fourth requirement too. You will be needing the knowledge and enterprise to be able to put land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो वो कह रहे हैं कि भाई अब आदित्य के पास सारा सामान आ तो गया, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि खेती कैसे करनी है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि कैसे एडवर्टाइज करना है, कहाँ बेचना है, कैसे दिमाग लगाना है. तो इन सब फिजिकल कैपिटल्स का, इन सब रिसोर्सेज का भी कोई फ़ायदा नहीं है. सो इस चीज़ को विच गिव्स यू द इंफॉर्मेशन, द नॉलेज एंड द इंटरप्राइज टू बी एबल टू कंबाइन land, labor and physical capital together to churn out a useful output is referred as your human resource. Human resource हमारे second chapter में भी है, so हम पढ़ सकते हैं उसको. In this picture, identify the labor, land and fixed capital used in the production. ये picture based question, as a picture based question ये हमारे एग्जाम में आ सकता है. This factory is your fixed capital. पहले लैंड देखते हैं. लैंड आपकी फैक्ट्री है. लेबर क्या है? ये बेचारे काकू जी जो हमारे काम कर रहे हैं, रामू जी जो काम कर रहे हैं, ये हमारे लेबर है. फिक्स्ड कैपिटल हमारी मशीन्स वगैरह होगी. सो दिस इज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. नीचे भी आंसर गिवन है, यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस. Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which is known as factors of production. ये जो अभी हमने सारे पढ़े, physical capital, land, labor, human resource, इन सबको हम एक साथ एक combined term देते हैं जिसको हम factors of production बोलते हैं. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer the physical capital as the capital in this chapter.
अब इधर हमारा एक फार्मर तो फिक्स रहेगा, जो हमारा एक हाइपोथेटिकल फार्मर है आदित्य, ठीक है। आदित्य जो है हमारा, जिसका सरनेम है XYZ, फार्मिंग इन पालमपुर। अब आदित्य जी को जो है फार्मिंग करनी है पालमपुर में। लैंड इज फिक्स्ड, अब लैंड जो है वो पूरा फिक्स हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि कैसे लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. So जैसे मैंने आपको बताया था कि 70+ % people of the village have engaged themselves into the field of farming. जो लोग काम कर रहे हैं, 75% जो है विच आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने घर चलाने के लिए। जैसे आदित्य, दे कुड बी फार्मर और फार्म लेबरर्स, वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, जैसे आदित्य हमारा फार्मर है, या फिर आदित्य हमारा फार्म लेबरर्स भी हो सकता है, जो एक किसी और के, खड़ूस सिंह के फार्म पे जो काम कर रहा है। अब आदित्य जो है वो खड़ूस सिंह के फार्मर में काम कर रहा है, सो वो एक फार्म लेबरर बन गया, दूसरों को के लिए वो काम कर रहा है।